हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी भाई, क्योंकि लास्ट टाइम है। जितना अपना जो है बेस्ट कर सकते हो उतना अच्छा अपना बेस्ट दीजिए, है ना। और आज हम भी जो है अपनी लास्ट क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं 10 डेज क्रैश कोर्स की। 9 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास है 9 क्लासेस में बेहतरीन सब्जेक्ट हमने किए हैं जो आपके स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, है ना। यहाँ से भी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 4 to 5 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो आज जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हम सारी क्लासेस में हम जो करते आए हैं कि भाई पहले हमने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड आउट किए, पढ़े, समझे, उसके बाद जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके एग्जामिनर जो है फ्रीक्वेंटली किस टॉपिक पे बार बार फोकस्ड कर रहा है, ताकि जो आप उसी को बहुत अच्छे से करके जाओ। ठीक है, लास्ट टाइम है, एक्स्ट्रा तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वह बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक पढ़ेंगे लॉजिक गेट, क्योंकि लॉजिक गेट में से डेफिनेटली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। बूलियन अलजेब्रा में से क्वेश्चन आता है, मिनिमाइजेशन आपको करना आता है, के मैप में से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कॉम्बिनेशनल सर्किट में से जो आपके एडर हैं, फुल एडर है, हाफ एडर है, पूछ लेता है कितने गेट लगते हैं इसको बनाने के लिए, कितनी इनपुट चाहिए। तो जो है फुल एडर, हाफ एडर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट है, सिक्वेंशियल सर्किट में जो है हम फ्लिप फ्लॉप वगैरह देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके कन्वर्जन पे जो क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम में से जो क्वेश्चन आता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो नंबर सिस्टम जो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वही सारे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न बार बार पूछ रहा है। तो अगर आपने वो जो है 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर आपने जो है सॉल्व कर लिए तो आराम से जो है एग्जाम में 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। 1-2 क्वेश्चन ही आ रहा है तो भाई 20 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो है आप आराम से 1-2 क्वेश्चन जो है वहाँ पर करके आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिविजन क्लास है तो रिविजन में वही है कि भाई रिवाइज भी हो जाए और मतलब आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, है ना। मतलब एक क्लास में आपको 10 घंटे की दे दूँ एक ही सब्जेक्ट की तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो वही है। ठीक है, तो इसलिए जो है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है डेफिनेटली टेस्ट सीरीज लीजिए। टेस्ट सीरीज से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 2 तरीके की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है परीक्षा ऐप पे, क्योंकि फुल टेस्ट सीरीज बहुत ही रेयर होती है मिलना, है ना। तो परीक्षा ऐप पे दोनों टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो एक तो जो है आपकी कॉमन की है, कॉमन प्लस कंप्यूटर, है ना, जिसमें 150 मार्क्स है। जैसा आपको एग्जाम में है 150 मिनट्स है, 150 मार्क्स है। इसका जो प्राइस है आफ्टर जो है अगर आप NS50 कोड यूज़ करोगे उसके बाद आपको 199 रुपीज़ देना पड़ेगा। 10 पेपर्स हैं। ठीक है, तो भाई 200 रुपये हैं और 1500 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, इतनी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। कॉमन की बात करूँ तो कॉमन 90 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 90 ही मिनट्स होंगी। इसमें जो है आपको इसका जो प्राइस होगा वो 149 होगा आफ्टर डिस्काउंट। अगर आप जो है NS50 को यूज़ नहीं करोगे तो आपको ये जो है 299 में मिलेगी और ये आपको 399 में मिलेगी अगर आप NS50 कोड यूज़ नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो ये था आपका परीक्षा का। तो भाई जिस बच्चे ने ले ली है बहुत ही अच्छी बात है, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। अब हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आज ये भी हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशन, कॉम्बिनेशनल, सिक्वेंशियल, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो लॉजिक गेट क्या होते हैं। और जो हमने 10 क्वेश्चन जो हमने 9 सब्जेक्ट डिस्कस करे हैं बहुत ही अच्छे हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये जो 10 डेज क्रैश कोर्स है ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। अगर आपने लास्ट मोमेंट में ये 10 क्लासेस भी देख ली, 1-1 घंटे की 10 घंटे की क्लास है, आपको जो है एक बेहतरीन जो है आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट क्या है? फिजिकल डिवाइस है इंप्लीमेंटिंग अ बुलियन अलजेब्रा फंक्शन, दैट इज इट इज परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशन इन वन और मोर लॉजिकल इनपुट एंड प्रोड्यूस अ सिंगल लॉजिकल आउटपुट। ठीक है, तो लॉजिकल गेट क्या होता है कि आपसे डेफिनेशन ही पूछ ले। एक डिवाइस है इंप्लीमेंटिंग बुलियन फंक्शंस का, दैट इज परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशन इन वन और मोर
लॉजिकल इनपुट्स, और जो प्रोड्यूस करता है आपको सिंगल लॉजिकल आउटपुट। ठीक है, तो आपके बेसिक जो गेट हैं, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, जो आपके लॉजिक गेट हैं उनको हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले में आती है आपकी बेसिक गेट, जो बिल्कुल बेसिक गेट होते हैं। सेकंड में आते हैं आपके यूनिवर्सल गेट, और थर्ड कैटेगरी में आते हैं आपके कोड कन्वर्टर, जिसको आप कंपैरेटर या फिर अरिथमेटिक सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक गेट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक गेट में आ जाएंगे आपके एंड और नॉट। ठीक है, यूनिवर्सल में आ जाएंगे आपके नैंड और नोर। और जो है कोड कन्वर्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सोर और एक्सनोर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कोड कन्वर्टर आपके कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब आपसे पूछ सकते हैं कोड कन्वर्टर आपके कौन से होते हैं, कोड कंपैरेटर कौन से होते हैं, अरिथमेटिक सर्किट कौन सा होता है, तो एक्सोर और एक्सनोर होते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। यूनिवर्सल गेट से तो एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक कंपैरेटर से नहीं आए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता कि कन्वर्टर, कोड कन्वर्टर, कंपैरेटर कौन से होते हैं, तो एक्सनोर और एक्सोर जो है वो आपके कोड कन्वर्टर और कंपैरेटर होते हैं, अरिथमेटिक सर्किट होते हैं। जो एंड और नोट होते हैं ये आपके बेसिक गेट्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे से सुन लो, समझ लो चीजों को, है ना, या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट, जो आपका नोट गेट है, नोट गेट जो होता है वो आपका एज ए इन्वर्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इन्वर्टर। ठीक है, क्या है नोट गेट आपका? क्या है? इन्वर्टर है, जिसमें नोट गेट आपका क्या करेगा, अगर आप 0 दे रहे हो तो आपको 1 मिलेगा, 1 दे रहे हो तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो नोट गेट आपका इस तरीके से काम कर रहा है। तो मतलब अगर आपने 0 दी है, भाई इन्वर्टर क्या है, क्वेश्चन जस्ट अभी 2020 में आया था कि इन्वर्टर की तरह कौन काम करता है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन ही है ये। तो 0 1 1 का 0, तो सर्किट सिंबल आपको समझ में आ गया। ये जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। एंड गेट की बात करें तो एंड गेट जो है एंड गेट जो है वो आपका इस तरीके से काम करता है कि भाई दोनों इनपुट आपकी हाई होंगी तभी आपको आउटपुट जो है हाई मिलेगी, अदरवाइज आपको इनपुट जो है वो आउटपुट जो है वो हाई नहीं मिलेगी। देखो ए बी पे 0 0 दिया तो 0 ही मिला, 0 1 दिया तो भी 0 मिला, 1 0 दिया तो भी 0 मिला। जब दोनों इनपुट हाई हुई तभी आपको आउटपुट क्या मिली? हाई मिली। ठीक है, तो ये इसका जो इस तरीके से सिंबल होता है एंड गेट का। इसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एंड लॉजिक। एंड लॉजिक की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जो आपका एंड है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और आपका एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका एंड गेट है वो आपकी कम्यूटेटिव को भी जो है फॉलो करेगा और जो आपका एसोसिएटिव है उसको भी क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद देखो और गेट। और गेट क्या करता है? और गेट जो है अगर एक इनपुट भी हाई है, अगर आपकी एक इनपुट भी हाई है तो भी जो है आपको मतलब या तो ये या फिर ये, इसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 0 0 पे सिर्फ आपको 0 मिलेगी, अदरवाइज जो है 0 1 पे भी 1 मिलेगा, 1 0 पे भी 1 मिलेगा और 1 1 पे भी आपको 1 ही मिलेगा। अगर एक इनपुट भी हाई है तो आपको आउटपुट जो है वो जो है हाई देगा। तो ये जो है ये इस तरीके से जो सिंबल है, इस तरीके से जो सिंबल है वो आपका और गेट का है, और ये वाला जो सिंबल है ये आपका एंड गेट का है। ठीक है, तो जो आपका एंड गेट है और जो आपका और गेट है ये आपका जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। लेकिन अगर मैं नैंड गेट की बात करूं, जो आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड और नोर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टीज वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो आपके नैंड गेट होते हैं, ठीक है, तो नैंड गेट क्या होगा? आपका अपोजिट होगा। किसका? एंड का। एंड का अपोजिट होगा। देखो एंड के आगे क्या लगा है? नोट। एंड के आगे क्या लगा है? नोट। यानी कि जहां पर देखो यहाँ पे एंड लगा देती हूँ मैं, ये आपका नैंड है। ठीक है, एंड की आउटपुट क्या कह रही थी? यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। जो आपकी नैंड की आउटपुट है वो क्या कर देगी? इसका इन्वर्ट कर देगी, उल्टा कर देगी, क्योंकि नोट गेट करता क्या है? 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, यही करता है। तो नोट गेट ने क्या किया? 0 0 0 था वहां पे 1 1 कर दिया, जहां पे 1 था वहां पे 0 कर दिया। समझ में आया? तो जो आपका
नैंड गेट की जो प्रॉपर्टीज है वो कम्यूटेटिव लॉ को तो होल्ड करते हैं लेकिन एसोसिएटिव को नहीं करती। समझ में आया? जो एंड और है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो को करते हैं, लेकिन नैंड और नोर जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव को करते हैं, एसोसिएटिव को नहीं करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, ठीक है। तो जो नोर और नैंड गेट है, जो आपके नोर और नैंड गेट हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव को नहीं करते। एंड और जो है वो आपके कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को करते हैं, ठीक है। ये आपकी इनपुट्स हैं, ये आपके इनपुट्स हैं। आउटपुट क्या होगी? अब ये क्या है, मैंने क्या किया, और के आगे नोट लगा दिया, और के आगे क्या लगा दिया, नोट। तो और के आगे नोट लगा दिया तो यहाँ पे आपको क्या आउटपुट मिलेगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो है सॉरी वहाँ पे क्या था आपको 0, हाँ 1 1 1 मिल रही थी। अब यहाँ पे नोर में क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ जहाँ पे 0 मिला था वहाँ पे 1, बाकी सब जगह क्या मिलेगी 0 0, ठीक है। समझ में आ गया? एक्सोर गेट क्या कहता है आपका? एक्सोर गेट आपका कहता है कि भाई अगर दो इनपुट सेम होंगी, अगर दो इनपुट सेम होंगी तो आपको आउटपुट 0 मिलेगी। देखो 0 0 पे आपको दो इनपुट सेम है तो आउटपुट मिली 0, 1 1 है, दो इनपुट सेम है तो आपको आउटपुट मिली 0। सिर्फ डिफरेंट इनपुट पे ही आपको क्या मिलेगी, आउटपुट 1 मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये इसका सिंबल है। एक्सनोर गेट क्या कहता है? एक्सनोर गेट कहता है कि जब आपकी आउटपुट डिफरेंट होगी, डिफरेंट में या क्या देगा आपको, सेम यानी कि 0 देगा, और जहां पे आपको सेम आउटपुट होंगी वहां पे आपको 1 देगा, ठीक है। ये इसकी वो होती है ए बी प्लस ए बी का होल बार, ठीक है। और जो एक्सोर की बात करूँ तो वहां पे ए बार बी जमा में ए बी बार, ठीक है। तो ये आपकी एक्सोर की वो है, ठीक है। एक्सोर को हम ए एक्सोर बी कहते हैं और नोर को ए डॉट बी, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है भाई? अगर देखो लॉजिक गेट कन्वर्जन आपके कौन से होते हैं, एक्सोर और एक्सनोर, है ना। तो कन्वर्जन की बात हो रही है, और गेट यूजिंग नैंड गेट, मतलब अगर हम बनाते हैं तो मैं ये टेबल याद करवा देती हूँ आपको फाइनली। इतनी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है। ये टेबल याद कर लो भाई, ये टेबल याद कर लो। अगर आपको जो है नोट गेट, अगर आपको जो है देखो यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल जो गेट होते हैं उनसे सारे गेट आप बना सकते हो। जो आपके यूनिवर्सल गेट है ना उनसे आप सारे गेट बना सकते हो। यूनिवर्सल गेट से हम क्या कर सकते हैं, सारे गेट बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपका नैंड गेट है, ये आपका नोर गेट है, ये आपका नैंड गेट है, ये आपका नोर गेट है, ठीक है। तो मेरे पास कितने गेट है टोटल, नॉट, नैंड, और एक्सोर और एक्सनोर। तो मतलब अगर मैं नैंड गेट से नोट गेट बनाऊं, अगर मैं नैंड गेट से नोट गेट बनाऊं तो मुझे कितना चाहिए 1। अगर मैं नोर गेट से नोट बनाऊं तो मुझे कितना चाहिए 1, ठीक है। तो मतलब नोट गेट को बनाने के लिए चाहे आप नैंड गेट से बनाओ चाहे आप नोर गेट से बनाओ, आपको एक ही गेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जो नैंड है, नैंड से अगर मैं एंड को बनाती हूँ, नैंड से अगर मैं एंड को बनाती हूँ तो 2 गेट लगेंगे। नैंड से अगर मैं और को बनाऊंगी तो 3 गेट लगेंगे। नैंड से अगर मैं एक्सोर को बनाऊंगी तो 4, और नैंड से अगर मैं एक्सनोर को बनाऊंगी तो 5 गेट लगेंगे, ठीक है। सीधी काउंटिंग है 1 2 3 4 5। इसी में लिखना, पहले है नॉट, नॉट मतलब नहीं, मतलब नहीं। देखो ऊपर और नीचे नहीं आ गया, नॉर मतलब नहीं। अगर आपको याद ना आए तो टेबल आप किस तरीके से याद करेंगे वो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। सबसे ऊपर और सबसे नीचे आपको लिखना है नहीं, ठीक है। एक सेकेंड भाई, क्या हो गया, सबसे ऊपर और सबसे नीचे आपको लिखना है नहीं। तो सबसे ऊपर नॉट, सबसे नीचे एक्सनोर, यानी कि नहीं और नहीं। फिर बीच में इंग्लिश वाला और, है ना, एंड मतलब और, है ना, एंड को हम क्या बोलते हैं, और बोलेंगे तो और। फिर जो है इसको हम इसकी प्रोनाउंसिएशन मतलब इसको एंड का अगर हम हिंदी करेंगे तो और हो जाएगा, और तो आपका और है ही, फिर आपका एक्सोर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया भाई? समझ में आया किस तरीके से करना है? देखो देखो ये टेबल है आपकी, ये टेबल है ना। सबसे पहले लिखना है आपको, ये आपके यहाँ पे ये आपका नैंड गेट है और फिर यहाँ पर आपका है नॉर गेट, ठीक है। सबसे ऊपर लिखेंगे नॉट, सबसे नीचे लिखेंगे एक्सनोर, नॉर नॉर, ठीक है। फिर आपका एंड गेट, फिर आपका और गेट, ठीक है। फिर आपका एक्सोर गेट, बस यही लिखना है और तो कुछ लिखना ही नहीं है। अब देखो सीधी सीधी काउंटिंग लिख दो 1 2 3 4 5। अब नॉर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब नॉर गेट से भी नॉट गेट बनाने के लिए एक ही गेट की जरूरत है। अब यहाँ पे 3 लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। ये 5 यहाँ लिख दो, ये 4 यहाँ पे लिख दो,
ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपको नोर गेट से एक्सोर बनाना है, अगर आपको नोर गेट से एक्सोर बनाना है तो कितने गेट लगेंगे, 5। ठीक है, अगर आपको नोर गेट से एक्सनोर बनाना है तो कितने गेट लगेंगे, 4। इस तरीके से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जो है ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर ये टेबल याद है तो आप फटाफट जो है आंसर कर सकते हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई, समझ में आया, ये पूरी कहानी समझ में आ गई। आगे देखो भाई, ये हमें अब करने की जरूरत नहीं है, सारा हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और यहाँ से आ भी सकता है, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आए हुए हैं इन्हीं में से। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि भाई इसको मिनिमाइज करेंगे तो क्या आएगा, है ना। तो देखो a प्लस ए बार बी, ये है। मिनिमाइज कैसे करोगे, देखो a प्लस ए का बार और a प्लस बी, है ना। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखो इसकी मैंने इससे कर दी और इसकी मैंने इससे कर दी, दोनों से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, अब a प्लस ए बार आपका क्या होता है, जस्ट हम पढ़ चुके हैं a प्लस ए बार। देखो a प्लस ए बार क्या बनाएगा, 1, और a डॉट ए बार क्या बनाएगा, 0। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। a प्लस ए बार आपका 1 होता है तो वैल्यू क्या मिली आपको, a प्लस बी। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, a प्लस बी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है a प्लस ए बार को अगर मिनिमाइज करोगे तो क्या वैल्यूज आपको मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका a प्लस ए बार बी, a प्लस ए बार बी बार, है ना। तो यहाँ से अगर आप a प्लस ए बार करते हो और a प्लस बी बार करते हो तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी का बार, तो a प्लस बी का बार। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका a बार प्लस ए बी, ए बार ए बी कर दो, a बार प्लस ए बार प्लस बी, तो ये तो हो गया 1, तो मिला क्या, a बार प्लस बी। अब यहाँ से देखो a बार प्लस ए बी बार, है ना। तो a बार प्लस ए और a बार प्लस बी बार, तो ये तो हो जाएगा 1, और ये आपका क्या मिलेगा, a बार प्लस बी बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोटा ना समझे, किसी को भी बड़ा ना समझे। डी मॉर्गन थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो a प्लस बी का होल बार हो तो ये क्या करता है, a का बार डॉट b का बार, इस तरीके से ब्रेक कर देता है। अगर a डॉट b का होल बार हो तो क्या होगा, a बार प्लस b का बार, है ना। तो भाई इस तरीके से जो है आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखो a b c के ऊपर पूरे के ऊपर बार था तो पहले a को a बार के ब्रेक किया, फिर प्लस, फिर b बार, फिर आपका c बार। ठीक है, तो इस तरीके से अब जहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे डॉट आ जाएगा, जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस। और आपका कुछ नहीं करता। और डी मॉर्गन थ्योरम हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं भाई। इसके बाद ये हम कर चुके हैं, ये सारी हम चीज़ ये कर चुके हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, आया भी है अभी टीजीटी डीएसएसबी में और पीजीटी डीएसएसबी में क्वेश्चन आया भी है कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम पहले मतलब इस तरीके से बीच में सम है और आपस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मीन टर्म कहते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो एसओपी फॉर्म है उसको हम मीन टर्म कहते हैं। ठीक है, मीन टर्म कहते हैं। और जो आपकी पीओएस फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना, इस तरीके से a प्लस बी प्लस ए, तो ये आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको हम क्या कहते हैं, मैक्स टर्म। क्या कहते हैं, मैक्स टर्म। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो आउटपुट है एसओपी में क्या होगी, 1, और वहाँ पे क्या होती है, 0, है ना। पीओएस जो है वो आपकी मैक्स टर्म कहलाती है। इस तरीके से जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो आउटपुट होती है हम उसको क्या लिखते हैं, 0। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ 2 और मोर और फंक्शन इट सम दिस टर्म एज मैक्सिमम टर्म्स। ठीक है, अब ये देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। रिप्रेजेंटेशन बताना है आपको मीन टर्म और मैक्स टर्म का किस तरीके से होगा। तो देखो
ये है आपका एक्स वाई जेड, ये आपकी मीन टर्म है। मीन टर्म को आगे हम इस तरीके से लिखते हैं, और मीन टर्म को हम स्मॉल m0 लिखेंगे और मैक्स टर्म को हम कैपिटल M लिखेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा स्मॉल m जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो स्मॉल m जो स्मॉल m है वो आपका जो है अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीन टर्म को। कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट हम किसको लेते हैं, 1 को। तो 0 0 इसके लिए क्या हो जाएगा, x का बार, y का बार, z का बार, यही हो जाएगा। और मैक्स टर्म जो है एज आउटपुट किसको लेता है, 0 को। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है ना। मैक्स टर्म में बार लगता है 1 के ऊपर और मीन टर्म में बार लगता है 0 के ऊपर। तो ये चीज़ अगर आपको पता चल गई, बस यही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, इससे ज़्यादा कोई कहानी नहीं पढ़नी। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा। अगर आपके पास n वेरिएबल हैं, पॉसिबल मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म्स, अगर आपके पास n वेरिएबल हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर n। ठीक है, अगर आपके पास n वेरिएबल है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करवा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि अगर इतना भी कर लिया। ड्युअलिटी क्या कहती है, ड्युअलिटी कहती है अगर आपका बीच में प्लस का साइन है तो डॉट आ जाएगा, बार है तो बार हट जाएगा। ठीक है, के में आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ के मैप। के मैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हम जो है 2 वेरिएबल के मैप यूज़ करते हैं, 3 वेरिएबल के मैप यूज़ करते हैं, 4 वेरिएबल। तो आपको 4 वेरिएबल तक ही मिलेगा, इससे ज़्यादा जो है आपको के मैप में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 2 वेरिएबल हम करते हैं, 3 वेरिएबल हम करते हैं और 4 वेरिएबल, है ना, यहाँ तक हम करते हैं। तो 2 वेरिएबल में क्या होता है भाई, 2 ही वैल्यू होंगे आपको, ए और बी। तो ए जो है ए बार ए, बी बार बी, है ना, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया 2 वेरिएबल्स में। 3 वेरिएबल्स की अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो 2 की पावर 3 यानी कि 8 होंगी। तो आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे ए बी सी। ये आपका ए बार हो गया, ये आपका ए हो गया, यहाँ पे बी बार सी बार, यहाँ पे बी सी बार, सॉरी बी बार सी, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे बी सी बार। तो आपको देखो क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो के मैप के जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना, वो हम किसके बेस पे लिखते हैं, ग्रे कोड पे। ग्रे कोड के बेस पे जो हम के मैप की रिप्रेजेंटेशन लिखी जाती है, ग्रे के बेस पे लिखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो, है ना। इसके बाद देखो तो 0 1, तो ये 0 0 क्या होता है 1, 0 0 0 क्या होता है 1, 0 0 1 क्या होता है 1, 0 1 1 क्या होता है 3 और 0 1 0 क्या होता है 2। ठीक है, 1 0 0 क्या होता है 4, 1 0 1 क्या होता है 5, 1 1 क्या होता है 7 और 1 1 0 क्या होता है 6। तो इस तरीके से जो हमने इसको लिखा है, आपको जैसे दे दे, सपोज आपको दे दिया 2 3 और 6, है ना, तो 2 कहाँ है यहाँ पे, 3 कहाँ है यहाँ पे और 6 कहाँ पे यहाँ पे, ये पेयर बन जाएगा और आपका ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से जो है आप उनके एक्सप्रेशंस को निकाल सकते हो। ठीक है, फिर है 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप में इस तरीके से आपका बनेगा, 4 वेरिएबल होंगे ए बी सी डी, है ना, इस तरीके से। तो वही ग्रे जो है ग्रे कोड के बेस पे लिखते हैं। देखो पहले 1 1 आएगा, फिर 1 0। नॉर्मल अगर हम बाइनरी का लिखें 0 0 फिर 0 1 1 0 1 1 होता है। ठीक है, लेकिन हम के मैप को लिखते कैसे हैं, 0 0 0 1 1 1 फिर 1 0 लिखते हैं। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13, मतलब यहाँ पे 12 वाली लाइन ऊपर आ जाएगी, 12 13 15 14 8 9 11 10। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है भाई किसकी, के मैप की। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा आ गया भाई, मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है। प्रेसिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है आपका पैरेंथेसिस, फिर आपका नोट, फिर आपका एंड और फिर आपका और। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ड्युअलिटी में आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, बुलियन फंक्शंस ये हम कर चुके हैं। अब हम लॉज देख लेते हैं भाई आपके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
आइडेंटिटी लो होता है आपका, अगर आप x में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी जो है मल्टीप्लाई करो, आपको x ही मिलेगा। मतलब आइडेंटिटी जो x है, x में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी वो करो, आपको x की ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कंपोनेंट लो क्या कहता है आपका कि सेम अभी हमने किया, x का x बार क्या होगा 1 होगा, x डॉट x का बार क्या होगा 0। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं, हमें क्या मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट, मतलब x डॉट x प्लस x का बार 1 और x डॉट x का बार 0, ठीक है। आइडेंटिटी लो क्या कहता है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। डोमिनेंट लो क्या कहता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स डॉट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन्वोल्यूशन लो क्या कहता है, x का बार, ठीक है, और फिर इसका एक और बार, तो क्या बन जाएगा, x ही बन जाएगा आपका। कम्यूटेटिव लो वही x प्लस वाई और y प्लस एक्स, ऐसे ही एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, है ना। एसोसिएटिव लो आपका क्या कहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। कम डी मॉर्गन्स थ्योरम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन लो आपका ये हो जाएगा, मतलब इतनी बड़ी को हमने ऑब्जर्व करके क्या बना दिया x। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी है, x प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये x डॉट एक्स, एक्स जमा में y, है ना। तो क्या बन गया x, सॉरी, ठीक है। तो एक सेकेंड भाई, हम कॉमन लेंगे इसमें ना, कॉमन लेंगे, एक सेकेंड कॉमन लेंगे भाई, मैं पता नहीं क्या थी। देखो x प्लस ये है, x प्लस एक्स वाई है भाई, x प्लस एक्स वाई, एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस वाई, 1 में कुछ भी ऐड करो आपको 1 ही मिलेगा, तो वैल्यू क्या बची, x बच गई, ठीक है। डायरेक्ट करना था, मैं x प्लस एक्स और x प्लस वाई पता नहीं क्या कर रही थी, ठीक है, फिर भी वापस यही आ जाता x प्लस वाई यही आ जाता, ठीक है। तो कॉमन तो आपको लेना ही पड़ता, अंदर 1 प्लस वाई बचता, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कर लोगे आप, x कॉमन ले लोगे, अगेन जो आपके पास x वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, आइडेंटिटी लो आपसे कई बार पूछ लेता है, ठीक है। और आपको डी मॉर्गन थ्योरम पता होनी चाहिए, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा मत करना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपको पता ही है, और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, है ना, ये सारे पता ही हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। नंबर सिस्टम के तो भाई मैं आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही डिस्कस कर लेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं करने वाले, ठीक है। जितने क्वेश्चन डिस्कस कर लोगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे वही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट टाइम है, जितना कम पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन सर्किट देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैं फटाफट बता देती हूँ आपको, है ना। और फिर जो है हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन जितने करोगे, जितने क्वेश्चंस को पढ़ के देखोगे, उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओ। हाँ जी, तो सबसे पहले जो आपका लॉजिक सर्किट होता है, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका कॉम्बिनेशन सर्किट, सेकंड होता है आपका सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। क्या होगा, कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, सीक्वेंशियल सर्किट होता है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट की अगर मैं बात करूँ, तो कॉम्बिनेशन सर्किट जो होता है उसमें एक तो जो है फीडबैक रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई मेमोरी की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, ना ही हमें उसमें जो है फीडबैक चाहिए, ना ही हमें जो है वहां पर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती। इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, लॉजिक गेट, आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है। एग्जांपल की बात करूँ, कॉम्बिनेशन सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, पैरेलल ऐडर, ये सारी चीजें जो है मतलब एग्जांपल है किसके, कॉम्बिनेशन सर्किट में। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में जो इस तरीके से इनपुट आउटपुट जाएगी, तो यहाँ पर जो है मतलब जो ये वाली जो आउटपुट मिलेगी वो यहाँ पर इनपुट का काम नहीं करेगी। समझ में आया? इसकी वजह से जो है ना तो मुझे यहाँ पर मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ना ही यहाँ पर मुझे फीडबैक चाहिए। समझ में आया? ये दो पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम समझो, देखो इनपुट दिया, आउटपुट मिल गया, दैट्स इट। इसमें कॉम्बिनेशन सर्किट में हम और कुछ नहीं करते, इस वजह से जो है यहाँ पर मुझे मेमोरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो सीक्वेंशियल सर्किट क्या कहता है। सीक्वेंशियल सर्किट में जो है, जो उसकी आउटपुट है वो आगे वाले के लिए इनपुट का काम करेगी। इसकी वजह से जो है मुझे यहाँ पर मेमोरी की जरूरत पड़ती है, लाइक फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर्स, काउंटर्स, ये सब आपके क्या है, किसके एग्जाम्पल है, सीक्वेंशियल सर्किट के, ठीक है।
तो डेफिनेशन मतलब पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या है, सीक्वेंशियल क्या है, ठीक है। हाँ जी, डिजाइनिंग द कॉम्बिनेशन सर्किट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, ये सारा काम करवाता है आपका। इसके बाद जो है क्या क्या करेंगे, अर्थमेटिक सर्किट यूज टू परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बाइनरी एडर जो है वो एडिशन करवाएगा, बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्टर परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो एडर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो मेन पढ़ेंगे हम, जो क्वेश्चन आता है आपका हाफ एडर और फुल एडर में से ही आता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एडर, हाफ एडर और फुल एडर, ठीक है। तो देखो हाफ एडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हाफ एडर में जो आपकी इनपुट होती हैं, क्वेश्चन कई बार आया है, हाफ एडर में दो इनपुट होती हैं और दो ही आपको आउटपुट मिलती है, मतलब दो इनपुट होंगी, दो ही आपको आउटपुट मिलेंगी, समझ में आया, दो इनपुट है, दो ही आउटपुट मिलेंगी। फुल एडर की बात करूं तो फुल में क्या होता है, तीन इनपुट होती हैं और दो आपको आउटपुट मिलती है, समझ में आया, तीन इनपुट दोगे और आपको आउटपुट मिलेंगी दो। कैसे, देखो मैं सम कर रही हूँ 5 6 7 है ना, और मैंने यहाँ पर लिखा 1 5 2, देखो 7 2 9, 6 + 5 11, एक क्या चला जाएगा, कैरी, है ना। तो 5 और 6, तो यहाँ पे इनपुट कितनी हो गई, यहाँ पे इनपुट कितनी हो गई 3, यहाँ पे इनपुट कितनी हुई 3, तो यहाँ के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ा, फुल एडर का, समझ में आया। हाफ एडर सिर्फ दो ही, हाफ एडर जो है वो सिर्फ दो को ही ऐड करता है, लेकिन जो फुल एडर होता है वो तीन वैल्यूज को भी ऐड करता है, समझ में आया। तो इसलिए फुल एडर में आपकी इनपुट कितनी होती है 3 और हाफ एडर में कितनी होती है 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो है आपकी आउटपुट है, मतलब इस तरीके से टेबल बनती है आपकी, ये आपका सम है, ये कैरी, ऑब्वियसली जो है जब हम ऐड करवाते हैं दो नंबर्स को, एक तो सम आता है और एक आपकी कैरी चलती है, तो वही आपका जो है हाफ एडर और फुल एडर में मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सम करेंगे हाफ एडर का, तो आपको मिलेगा ए XOR B, ठीक है, और कैरी मिलेगा AB, है ना, मतलब एक XOR गेट लगा और एक आपका एंड गेट लगा, ठीक है। ये आपका हेड जो है आपका, ये आपका क्या है, हाफ एडर, ठीक है। क्लियर है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नैंड गेट टू इम्प्लीमेंट हाफ एडर, मतलब कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की जरूरत है हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नैंड गेट पूछे, नैंड गेट पूछे या नोर गेट पूछे, कितने चाहिए आपको, 5 ही चाहिए हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए नैंड गेट या नोर गेट में से आपको 5 ही गेट चाहिए, उससे ज्यादा गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, नोर गेट से करो या नैंड गेट से करो, आपको 5 ही चाहिए, क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। फुल एडर में 3 इनपुट 2 आउटपुट, ठीक है। तो फुल एडर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो फुल एडर में 2 हाफ एडर प्लस एक और गेट लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 2 हाफ एडर और एक और गेट लगता है। मिनिमम नैंड गेट की बात करें तो 9 लगते हैं, मिनिमम और नोर गेट की बात करें तो 9 लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरीके से है, 2 XOR गेट, ठीक है, ये आपके नैंड गेट और ये आपका और गेट, ठीक है। हाफ सब्ट्रैक्टर की बात करें तो हाफ सब्ट्रैक्टर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिफरेंस और बोरो आपको मिलेगा। तो भाई यहाँ पर भी जो आपका नैंड और नोर है, हाफ में जो है वही, हाफ में 5 गेट और जो है फुल सब्ट्रैक्टर में 9 गेट, बस और कुछ भी नहीं है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, 2n इनपुट लेगा ना, मतलब नंबर ऑफ इनपुट लाइन होंगी लेकिन आउटपुट आपको एक सिंगल ही देगा, मतलब इस तरीके से नंबर ऑफ इनपुट है, आउटपुट आपको एक ही मिलेगी, ठीक है। नीचे से सिलेक्शन लाइन हम देते हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब तो मल्टी मतलब मैनी इनपुट लेगा, आउटपुट आपको सिंगल देगा। डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। क्लियर है भाई, जैसे आपके नैंड और नोर यूनिवर्सल होते हैं, उनसे हम सारे गेट बना लेते हैं, वैसे ही आपका क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो एक तरीके का यूनिवर्सल है, इससे भी हम सारी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 2 × 1 से, अगर आपको जो है 4 × 1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना हो तो कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत होगी, 3 की। अगर इसको इससे करना हो तो देखो ये 2 है, ये 8 है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 4, ठीक है, तो कितना आ गया 4, 4 को फिर 2 से करो तो 2 आया, 4 + 2,
फिर अगेन 2 को 2 से करो 1, जब तक डिवाइड करते जाओ जब तक जो है आपको 1 ना मिल जाए। फिर 1 आया तो 4 और 2 सॉरी 4 और 2 6 और 6 और 1 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। 2 को 16 को करना है, सेम डिवाइड करते जाओ 64, ठीक है 64 63 इस तरीके से। तो कितने चाहिए 2 की पावर n माइनस 1। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरीके से आप कर सकते हो। डीमल्टीप्लेक्सर सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। इससे ज्यादा अब यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ जी, डिकोडर देख लो। डिकोडर भी क्या करता है, आपकी n इनपुट लेता है और आपको आउटपुट देता है 2 की पावर n, ठीक है। n इनपुट लेगा, आउटपुट देगा 2 की पावर n। एनकोडर क्या करेगा, 2 की पावर n इनपुट लेगा, n आउटपुट देगा, ठीक है। आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए किसका क्या काम होता है, ठीक है। 2 की पावर n इनपुट n आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कौन सा क्या लेगा, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्किट देखो, कॉम्बिनेशन सर्किट आ गया, बी इनपुट दी आउटपुट आ गई, लेकिन यहाँ पे जो है हमें फीडबैक मिल रहा है और फीडबैक जो इसकी आउटपुट है वो इसके लिए एज ए इनपुट का काम कर रही है। इसकी वजह से जो है हमें यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, मेमोरी की। इसलिए जो है फ्लिप फ्लॉप वगैरह जो है वहां पर स्टोर करवाते हैं, मेमोरी वहां पर स्टोर होती है, ठीक है। यह हो जाएगा आपका 2 तरीके का, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो मेमोरी जो है स्टोर करते हैं, कितनी मेमोरी स्टोर करते हैं 1 बिट। क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट मेमोरी स्टोर करवाते हैं 1 बिट। एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए रेस कंडीशन कहाँ पे रिमूव होती है, तो रेस कंडीशन को हम रिमूव करवाते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। कहाँ पे रिमूव करवाते हैं, मास्टर स्लेव में। अब इससे ज्यादा जो है यहाँ से आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। मास्टर स्लेव में रेस कंडीशन को रिमूव करवा देंगे बस। करना है तो एक बार ये देख सकते हो, जे के फ्लिप फ्लॉप मतलब कन्वर्जन है, जे अगर डी है तो के जो है वो आपका डी बार हो जाएगा इस तरीके से। जे के से टी में जाएंगे तो जो है किसी के ऊपर बार नहीं आएगा, जे इक्वल टू के इक्वल टू टी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो, बाकी जो है आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे कैसे जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और वहीं से जो है हम अपना क्या कहते हैं कि जो क्वेश्चन है आपके वो कर लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपके वो डिस्कस कर लेंगे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी हम यहीं से डिस्कस कर लेंगे भाई, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन है, तो देखो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपका दिमाग फिट हो जाए। देखो ए डॉट ए बार पढ़ा था, क्या किसके बराबर होता है, 0 के, बस। अब फटाफट रिवाइज करना है, मतलब पढ़ लिया है हमने तो फटाफट देखना है। 3 इंटू 8 डिकॉर्डर जो है मैंने जस्ट अभी बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जो लास्ट वाले हैं उनके पीछे वाले को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 64 को मैंने 8 से डिवाइड किया, क्या मिला 8। जब तक डिवाइड करेंगे जब तक जो है 1 ना मिल जाए, तो 8 आया तो 8 लिख दिया। यहाँ से क्या मिला आपको 1 मिला, तो 8 + 1 तो कितना हो जाएगा 9, तो आंसर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, सारी चीजें पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए, आगे देखो। कंसीडरिंग इक्वल प्रोसेसिंग टाइम फॉर इच जो है सेगमेंट, स्पीड अप की बात कर रहा है, के सेगमेंट है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ऑपरेटिंग ऑन स्टेट सीक्वेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई आपका, x इज इक्वल टू के एन डिवाइड बाई के प्लस एन माइनस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका ये। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखो, लेट बुलियन अलजेब्रा स्टार इज डिफाइंड इनटू दिस, इफ m इज इक्वल टू दिस द वैल्यू ऑफ m इंटू बी। वैल्यू बतानी है आपको। देखो यहाँ पर मैं क्या लूंगी, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो m इंटू बी, और m की वैल्यू क्या दे रखी है a इंटू बी, तो m की जगह क्या पुट कर दूंगी मैं, a इंटू बी इंटू में b, है ना। a इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है, a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार इंटू बी। तो ये अगेन आपका a बन गया, ये अगेन आपका b बन गया। तो a इंटू बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का बार, तो यानी कि a तो आपका एज इट इज आ जाएगा, प्लस b का बार हो जाएगा, ठीक है। अब अभी ये आपको क्या मिला, a प्लस बी का बार, यही मिला। a प्लस बी का बार कहाँ पे है, कहाँ पे है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू a स्टार b, और a स्टार b को क्या कहते हैं, a प्लस बी बार। तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, m, ठीक है।
एड्रेसिंग मोड बताना इन विच एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई रजिस्टर इन सीपीयू हुज कंटेंट गिव द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन मेमोरी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब जिसमें मतलब जब आप टेबल्स बनाओ तो लास्ट में जो आपको आउटपुट मिले वो सारी की सारी ट्रू मिले, सारी की सारी 1 मिले, तो वो आपकी होती है टोटोलॉजी। मतलब अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, एक भी आपको आउटपुट फॉल्स मिल गई, तो वो आपकी टोटोलॉजी नहीं होगी, ठीक है। तो जब आप इन सारों को सॉल्व करोगे तो जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका टोटोलॉजी नहीं बनाएगा, है ना, बाकी सारे के सारे जो है वो आपकी टोटोलॉजी बनाएंगे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखो आपको मैक्स टर्म और मीन टर्म बताना है, आपको जो है इस तरीके से दे रखा है। अगेन जो है इसको के मैप से बना सकते हो, तो मैंने के मैप बना दिया। 3 आपको जो है पी क्यू आर 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, मतलब 3 उसका जो है आपका 3 वेरिएबल्स का जो है आपका क्या बनेगा, के मैप बनेगा। तो बना लो पी और पी आपका यहाँ पे आ गया, क्यू आर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 देन 1 0, ठीक है। तो ये आपका 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 4 5, ये 7, ये 6, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है आपको वैल्यू पुट करनी है पी क्यू आपका कहाँ पे है, पी क्यू आपका कहाँ पे है अभी, ये 1 1 पी क्यू आर, ठीक है। तो 1 1 आपका कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, ठीक है, और कहाँ पे है 1 1 और कहाँ पे हो जाएगा भाई, मतलब P और Q की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो P की वैल्यू कहाँ पे 1 है, यहाँ पे, और Q की वैल्यू कहाँ पे 1 है, यहाँ पे, है ना, यहीं पे है, यहाँ पे Q की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। और जो आपकी R की वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। R की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है ना। इसके बाद है क्यू आर बार, है ना, तो यानी कि 1 Q की वैल्यू तो फिक्स है 0 1 है, और R की वैल्यू फिक्स है 0 है, लेकिन P की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई P की वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन जो Q और R की वैल्यू फिक्स है, तो Q की वैल्यू है 1, तो Q की वैल्यू है 1 और R की वैल्यू है 0, R की वैल्यू क्या है 0, और जो आपकी P की वैल्यू वो 0 भी हो सकती है 1 भी, यानी कि यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा, समझ में आया। उसके बाद ये वाला देखो पी आर बार, तो मतलब P की वैल्यू फिक्स है 1, R की वैल्यू 0 फिक्स है, लेकिन जो Q की वैल्यू है वो 0 और 1 वेरी कर सकती है। तो P की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, और जो R की वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ की यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और P की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, और R की वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो अब बताना है आपका कहाँ पे आया, 1 2 पे, 1 4 पे, 1 6 पे और 1 7 पे। ऑप्शन देख लो 1 2 1 4 1 6 7, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। एक इसका सेकंड मेथड मैं बता देती हूँ, एक और तरीका बता देती हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। एक आपको करना है इन वेरिएबल्स को पूरा कर लो, इन वेरिएबल्स को पूरा कर लो। कैसे करोगे, आपको क्या दे रखा, पी क्यू इंटू आर प्लस आर क्या होता है 1 ही होता है, तो पी क्यू आर जमा में पी क्यू आर बार, है ना, ठीक है। इसके बाद जमा में यहाँ पे देखो P प्लस पी बार क्यू आर बार, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू आर बार जमा में पी बार क्यू आर बार, है ना। फिर इसके बाद देखो इसके लिए पी आर, तो पी आर बार जमा में क्यू आर, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर बार जमा में पी क्यू बार आर बार, है ना, यही आ गया। अब आपके पास वैल्यूज क्या क्या आई हैं, कलर चेंज कर देती हूँ। वैल्यूज क्या क्या आई हैं भाई आपके पास, एक आया है पी क्यू आर, एक आया है पी क्यू आर बार, एक आया है आपके पास पी क्यू आर बार, एक आया है पी बार क्यू आर बार, है ना। फिर एक आया है आपका पी क्यू आर बार, एक आया है आपके पास पी क्यू बार आर बार। अब देखो ये तो हो गया आपका, किसी के ऊपर बार नहीं है तो 3 बार 1, ये हो गया आपके पास 2 बार 1 0, ये हो गया आपके पास 2 बार 1 0, ये हो गया 0 1 0, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1 1 0, ये हो गया 1 0 0।
तो ये तो बन गया 7, ये बन गया 6, ये बन गया 6 और ये बन गया आपका 2, ये बन गया 6 और ये बन गया 4। तो आपके पास वैल्यू क्या आई 2 4 6 7, 2 4 क्योंकि 6 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 के नीचे 1, 6 के नीचे 1, 7 के नीचे 1 और 4 के नीचे 1, बस यही वैल्यूज आई है। बस ये वैल्यूज आ गई तो देखो जो रिपीट हो रही है उसको क्यों बार बार लिखना है, एक बार ही लोगे तो 2 आया, 4 आया, 6 आया और 7 आया, बस ऐसे करना है। तो किसी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5 दैट कंटेन नंबर ऑफ मोर कंसेक्टिव 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 13, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना है तो कर दीजिए, a प्लस बी सी का बार पी क्यू जमा में आर का बार। तो ये कुछ याद आ रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन हम डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, a प्लस बी का होल बार बराबर है a बार डॉट b बार, ए बी का होल बार बराबर है a बार जमा में b बार। अब ये क्या है, ए बी का होल बार है, सॉरी होल बार है भाई, होल बार ही तो लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट पे। फिर अब इसको ब्रेक कर दो, कैसे करेंगे, a प्लस बी सी का बार, अब यहाँ पे डॉट है तो क्या क्या यहाँ पे क्या जाएगा, जमा पी क्यू का जमा में आर बार। समझ में आया। अब देखो अगेन ये वाली स्टेटमेंट क्या बन गई, ये वाली बन गई a जमा में b का होल बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका a बार डॉट बी सी का होल बार जमा में पी क्यू का होल बार जमा में आर का बार। अगेन ये वाली स्टेटमेंट आपकी ये वाली बन गई, तो कर दो a बार डॉट b बार जमा में c बार जमा में, इसको फिर करो p बार डॉट q बार, सॉरी जमा आ जाएगा बीच में और पीछे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो डॉट आएगा ना, क्योंकि जमा का क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा आर बार, ठीक है। अब देख लो मैच करके कहाँ पे मैच हो रहा है, a बार b बार c बार p बार जमा में q बार आर बार, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 2-बिट फुल एडर है, डिजाइन विद द हेल्प ऑफ 2 इनपुट लॉजिक गेट। 2 इनपुट लॉजिक गेट की बात कराए तो आपके 2 एक्सोर गेट लगेंगे, 2 नैंड गेट लगेंगे और 1 और गेट लगेगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बुलियन फंक्शन, कौन सा जो है वैलिड नहीं है। जस्ट अभी हम कितनी बार कर चुके हैं, a प्लस ए का जो बार है वो आपका 1 के बराबर होता है, ना कि a के बार, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। यही आपका इनवैलिड है, बाकी तो सारे वैलिड है। अब ए की ए में मल्टीप्लाई करोगे ए ही मिलेगा, ए डॉट ए बार करोगे तो 0 ही मिलेगा और ए प्लस ए बार करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपका इनवैलिड क्या हुआ, ए ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव जो है नोर गेट, एक्सनोर गेट आपको बताना है तीनों में से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो आपकी एक्सनोर गेट नहीं बनाएगी, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो है आपकी एक्सनोर बनाएगी, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन, इसमें से ऐसी कौन सी है जो आपकी वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। तो देखो यहाँ इसको देखो, यहाँ पे प्लस आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, ठीक है 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई आपका किसके बराबर होता है, एक्स के। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं किसको कॉमन लूंगी, वाई को मैंने कॉमन लिया, तो एक्स बार जमा में एक्स, क्या बचा अंदर वाई, तो वाई आ गया, ठीक है। यहाँ देखो एक्स बार डॉट वाई बार जमा में एक्स वाई, कोई है कॉमन लेने के लिए, नहीं है। तो कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं है, ये आपकी किसकी स्टेटमेंट है, एक्सनोर गेट की, किसकी, एक्सनोर गेट, है ना। नेक्स्ट वाला देखो, एक्स जमा में वाई जमा में जेड का होल बार, क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम, क्या हो जाएगी, एक्स बार डॉट वाई का बार डॉट जेड का बार, एक्स बार डॉट जेड बार वाई बार जेड डॉट जेड बार, यानी कि बाकी सारे सही है लेकिन सी ऑप्शन आपका गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गलत ही पूछा था, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन वाई जेड जमा में जेड, क्या हो जाएगा, जेड कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई, क्या बचेगा आपका, जेड बचेगा, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। अब हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं भाई, नंबर सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखो आपको जो है हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब कैसे, जैसे हम आपका ए है, ए को हम क्या लिखते हैं 10, कैसे लिखेंगे, देखो 0 0 0 तो क्या लिखते हैं 1, 0 0 1 को क्या लिखते हैं
सॉरी, इसको 0, इसको 1, ठीक है। 0010 को क्या लिखते हैं 2, 0011 को क्या लिखते हैं 3, 0100 को क्या लिखते हैं 4, 0101 को क्या लिखते हैं 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बार 0 8 बार 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से भी लिख लो। इसका देखो 0110 क्या होता है 6 होता है, 0111 क्या होता है 7, 100 जो है वो आपका क्या होगा 8, 1001 क्या होता है 9, 1010 आपका वैसे तो 10 होता है, लेकिन हम जो है इसको ए लिखते हैं, 1011 को हम बी लिखते हैं, और 1100 को हम लिखते हैं सी, 1101 को लिखेंगे डी, 11 इसको लिखेंगे ई, और 4 बार 1 को लिखते हैं एफ। तो ये समझ में आ गया आपको कि 10 11 12 13 14 15, ठीक है, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। समझ में आई कहानी, ए वाली कहानी समझ में आई। तो ए आपका क्या होता है 10, तो ये आपको याद रखना है। तो ए है वो है क्या है 10 इंटू 16 की पावर 0, जैसे हम 2 का करते हैं ना। फिर जो है आपका 1 इंटू 16 की पावर 1 जमा में 1 इंटू 16 की पावर 2। पीछे वाले में क्या करते हैं माइनस करवाते हैं, जमा में 6 इंटू 16 की पावर -1 जमा में 2 इंटू 16 की पावर -2, ठीक है। अब कर लो 16 16 256 जमा में 16 जमा में 10, ठीक है। 16 की पावर 0 क्या बना देगा 1, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 282। 282 एक ही ऑप्शन में है, आंसर तो आपको पता चल गया है, ठीक है। तो आप आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आया। जब हमें हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करना हो तो इस तरीके से जो है हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे देखो भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके भी ना, ज़्यादा वो नहीं आएंगे। तो देखो आपको इसको जो है बाइनरी जो बाइनरी में दे रखा है, आपको इसको हेक्साडेसिमल में करना है। तो जब हेक्साडेसिमल में करना हो तो 4 4 के पेयर बनाते हैं, ऑक्टल में करना हो तो 3 3 के पेयर बनाते हैं। अब देखो 4 का पेयर बनाओ, 1 2 3 4, 4 का पेयर, ये 4 का पेयर। अगर मुझे इसी को ऑक्टल में करना होता तो ये 3 का पेयर, ठीक है, ये 3 का पेयर, और इधर 3 का पेयर, एक 0 लग जाती, ठीक है। अब पहले मैं हेक्साडेसिमल में बता देती हूँ। हेक्साडेसिमल में क्या होगा 1110 आपका क्या होता है ई, ठीक है। 1101 आपका क्या होता है डी, ठीक है। अगर मैं इसका ऑक्टल करती तो क्या हो जाता 110 क्या होता है 6, 011 क्या होता है 3, और 011 क्या होता है आपका 3। तो ऑक्टल में करते तो 336 आता है, हेक्सा में किया तो डी और ई आया। समझ में आ गया, ठीक है। बाइनरी एडिशन करना है आपको इसका, है ना, बाइनरी एडिशन करना है तो कर दीजिए। नॉर्मल जैसे सम करते हैं वैसे 10 10 10 11 1 0 में 1 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया तो 10 हो जाएगा, एक आपका कैरी चला जाएगा यहाँ पे 1 1 1 क्या होता है 10, इस तरीके से आ गया। तो जहाँ पे ये मैच करे, देखो इसके आगे हम 0 नहीं लगा सकते, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, इसके पीछे 0 ही लगेंगे, 1 नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो ये तो पूरा ही 1 1 लिख रखा है, लेकिन हमारी तो 5 ही डिजिट आई है। तो देखो यहाँ पे ये भी नहीं है। अब देखो 1 0 1 0 1 और पीछे 0 लगा दी, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ दिस, आपको जो है ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। किस में करेंगे बाइनरी में। तो 0 को हम क्या लिखेंगे 3 बार 0, 3 को क्या लिखेंगे 0 1 1, 4 को क्या लिखेंगे 1 0 0, उधर 2 को क्या लिखेंगे 0 1 0, 5 को क्या लिखेंगे 1 0 1, ठीक है। 4 4 के पेयर बना दो, ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर, और एक और 4 का पेयर आ जाएगा, 3 0 लगा दी, ठीक है। इधर 4 का पेयर बना दो, इधर 4 का पेयर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया 1, ये क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 8, इधर क्या हो गया आपका 0 1 0 1, ये क्या बना आपका 5, और ये आपका क्या बना 0 1 0 0, क्या बना 4। तो यहाँ पे आपका आंसर आया 118.54। देख लो कहाँ से मैच कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपको जो है इसका सम करना है, इसका सम करना है, ठीक है, इसका सम करना है। तो देखो
या तो डायरेक्ट जो है इसका सम करो हेक्साडेसिमल में, लेकिन जो है आपको जो है हेक्साडेसिमल में एक ही आंसर, बाकी आपका ऑक्टल और डेसिमल में है। तो पहले इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 16 की पावर 0 जमा में 7 इंटू 16 की पावर 1 जमा में 8 इंटू में 16 की पावर 2, ठीक है, जमा में बी आपका क्या होता है 11 इंटू 16 की पावर 0 जमा में 0 इंटू में 16 की पावर 1 जमा में 5 इंटू 16 की पावर 2, ठीक है। तो 8 इंटू में 256 जमा में 112 जमा में 10, है ना, सॉरी इधर आ जाएगा आपका 5 इंटू 256 जमा में 0 जमा में 11, ठीक है। अब इसको ऐड करवा दो। अगर मैं 256 की और 8 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 2048, ठीक है। और जब हम इसमें ऐड करेंगे, जब हमने इसमें इसको ये ऐड किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2170, क्या आ जाएगा 2170। अब इसका देख लो, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, 1280 जमा में 11, तो यहाँ से मुझे मिला 1291, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करवा दो, ऐड करवा दो भाई। कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन दोनों को मैं ऐड करवाऊंगी 2171 तो 1 और 7 16, 1 2 3 4 और 2 और 1 3, तो क्या आ गया 3461। 3461 का बेस क्या आएगा 10, क्योंकि हमने जो है इसको किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में। मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में, ठीक है। तो 3461 आंसर मैच कर रहा है, कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ दिस, डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कर दीजिए। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि भाई 1 2 4 8 16 32, तो देखो 34 कैसे बना, 32 और 2 को मिला के 34 बन गया। 32 और 2 के आगे क्या लगा दोगे 1 1, बाकी सब जगह क्या लगा दोगे 0 0, ठीक है। तो ये आपका बन गया है क्या, बाइनरी। तो 1000110 है ना। 36 का भी ऐसे ही आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। या फिर ऐसे डिवाइड करके कर लो, ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो डिवाइड करके कर लो। 32 को 2 से डिवाइड किया तो 17, 0 2 8 16, 1 2 चौके 8, 0 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0, है ना। इसको इस तरीके नीचे से ऊपर लिखोगे तो सेम यही आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपका मन लगे वैसे कर लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका इसके बराबर नहीं है। तो भाई पहले इसको जो है किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में। तो 6 को क्या लिखेंगे 1 1 0, 1 को क्या लिखेंगे 0 0 1, 0 को क्या लिखेंगे 3 बार 0, 3 को लिखेंगे 0 1 1, ठीक है। देख लो ये, फिर 0 0 1, फिर 3 बार 0, ये सही है, ये सही है, ठीक है। हेक्साडेसिमल देखो, हेक्साडेसिमल है आपका 4 3, तो पेयर बनाओ 4 4 के पेयर। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सी। 1100 को क्या बोलते हैं सी, है ना, तो C 4 3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 दे रखा है भाई। आगे देखो इनवैलिड स्टेटमेंट आपको बतानी है, इनवैलिड बतानी है। तो भाई जो मैच ना करे भाई आपकी इनवैलिड हो जाएगी। तो भाई देखो ये है, इसको आपने डेसिमल में करना है, तो 32 को डेसिमल में कैसे करेंगे, 2 इंटू 4 की पावर 0 जमा में 3 इंटू 4 की पावर 1, 4 3 12 और जमा में 2, दैट इज 14 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। 2 को कर दो 2 इंटू 4 की पावर -1, 2/4, तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो इसको करो, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कर लो।
जीरो का 3 का क्या लिखेंगे 011, 5 को 101, 6 को क्या लिखेंगे 110, 4 के पेयर बना लो, बना लिए, कितने पेयर बना लो, जीरो लग, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये ई है, ये आपका, ये भी आपका ई है, ये सही है, ठीक है। इसको देखो, ये आपका जो है बाइनरी है, इसको ऑक्टल में करना है 101011, 3 के पेयर बना लो, ये 5 है, ये 3 है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बचा क्या ये वाला, तो यही आपका इनवैलिड होगा, ठीक है, करके देख लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आ गया, ऑक्टल दे रखा है, आपको बताना है कौन सा जो है बराबर नहीं है, तो पहले इसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सब में चेक कर लेना, जो मिल जाए वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ऑन डिवाइडिंग दिस क्वोशंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, है ना, मतलब जब आप इसको और इसको डिवाइड करोगे तो क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है क्या मिलेगा आपको, है ना। तो देखो ऐसे डिवाइड करने के बजाय हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 होता है आपका 3, ठीक है, और इसको देखो 1 2 4 8 16 कितना है 1 2 4 8 16 और 32, तो 32 के नीचे है, फिर 8 के नीचे है 40, 40 और 2 42 और 1 43, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो बाइनरी फॉर्म आई है वो क्या आई है 43, यहाँ से क्या आ गया 43, तो 43 को 3 से डिवाइड कर दो भाई, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 चौके 12 बच गया 1, ठीक है। तो आपका जो क्वोशंट है, जो आपका क्वोशंट है वो आया 14, और रिमाइंडर की बात करूँ तो वो आया 3, ठीक है। तो क्वोशंट को बाइनरी में लिख दो, तो 1 2 4 8, तो 8 और 4 12 और 2 14, 8 और 4 12 और 2 14, ठीक है, सॉरी 1 और यहाँ पे 0, ठीक है, तो 1 1 0 1 1 0, तो ये तो आपका जो है बन गया 1 1 0, 2 जगह बन रहा है। अब यहाँ से 0, तो क्या रिमाइंडर आपका 0 बचा है, नहीं, रिमाइंडर क्या बचा है 1, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 89D प्लस 259 जो है डेसिमल, भाई वही है कि इसको पहले जो है किस में कन्वर्ट कर लोगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को ऐड कर देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे देखो, द पर्पज ऑफ नोट गेट विच ऑफ द फॉलोइंग, नोट गेट का क्या पर्पज होता है, इन्वर्ट करना इनपुट को, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद देखो आपको जो है डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, तो बस वही है, डिवाइड कर दो, 9 2 9 को मैंने जो है 8 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपको क्या मिला 1641, क्या मिला 1641, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इन बाइनरी ऑफ ऑक्टल नंबर व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी, बाइनरी नंबर दे रखा है, ऑक्टल बताना है, ऑक्टल के 3 के पेयर बनते हैं, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का, ये 0 0 लग जाएगा, ये 1, ये 5, ये 2, आंसर हो जाएगा 152, बहुत ही आसान, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट है आपका EBCDIC की जो है आपको फुल फॉर्म बतानी है, EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जो आपका EBCDIC है वो आपका जो है स्टैंड्स करता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो ये थे आपके डिजिटल के क्वेश्चंस, है ना, डिजिटल हमने पूरा रिवाइज किया, देन जो है हमने उसके क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं ट्राई करूंगी कल जो है हम लाइव क्लास रखें, ताकि जिस भी बच्चे के जो भी डाउट्स हैं वो अपने पूछ सकता है, जितनी भी 10 क्लासेस जो हैं इसके जो भी डाउट्स हैं वो जो है आप कल की मैराथन क्लास में मतलब कल जो हमारी लाइव क्लास होगी वहाँ पर जो है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ताकि जो है नेक्स्ट डे आप अपना पेपर अच्छा करके आ सकें, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।